हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज ईजीटीरिया का जो है 11वां सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 10 सेट का डिस्कस कर चुका हूँ, जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। यदि आप लोग 10 सेट पिछले का नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें। यूट्यूब चैनल का नाम मेरा वर्दी का सपना है। तो आइए आज 11वां सेट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र किस तथ्य पर जो आधारित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये तो है। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने की अधिकार प्राप्त है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है। जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो और लोकतंत्र का जो अच्छा परिभाषा दिए थे वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दिए थे। अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि जनता जनता के द्वारा जनता के शासन, जनता 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 के लिए शासन, के लिए शासन। इनका कहना था कि जनता ही लोकतंत्र में सब कुछ होता है। तो ये था। और संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है यूएसए ही हो जाएगा दोस्तों। संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जांपल यूएसए हो जाएगा। संघीय व्यवस्था करने का मतलब हुआ कि शक्तियों का बंटवारा बराबर हो, जैसे केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति बराबर हो, शक्ति बराबर हो। परंतु भारत में देखा जाए तो भारत जो है, भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था, अर्ध संघीय व्यवस्था हो है। और अर्ध संघीय व्यवस्था, भारत में जो अर्ध संघीय व्यवस्था की जो संज्ञा जो है केसी व्हीलर ने दिए थे, केसी व्हीलर ने दिए थे दोस्तों। और अर्ध संघीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है हमें भारतीय संविधान की जो सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है, सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है। परंतु देखा जाए तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है दोस्तों, केंद्र को शक्तियाँ जो है ज़्यादा प्राप्त है और राज्य सरकार को केंद्र की तुलना में कम है। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति शासन जब लगाए जाते हैं तो केंद्र के अनुसार ही लगाए जाते हैं दोस्तों। उस समय राज्य सरकार के पास जो है कम शक्तियाँ हैं, तभी तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं। तो ये था लोकतंत्र से जो बनने वाले प्रश्न थे दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी है। और इसमें कथन बोला है कि कौन सा सही है दोस्तों, ये कथन जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या पूछा है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये कथन गलत है दोस्तों। ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा को जो निम्न सदन कहते हैं दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री का पद पर रह सकता है, ये कथन सही है दोस्तों। मंत्री अपना पद संभालने से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होते हैं, नहीं दोस्तों, वास्तविक कार्यपालक जो होते हैं वो पीएम होते हैं दोस्तों। नाम मात्र प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, नाम मात्र जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वास्तविक कार्यपालक जो है राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी आइए कौन सा कथन सही पूछा था, तो इसमें केवल मेरा 2 ही सही होगा दोस्तों। और यहाँ से जो प्रश्न पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। आइए पूछे कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है, राज्य मंत्री पूछे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य मंत्री, तो ये हो जाएगा विधानसभा के प्रति दोस्तों। और यहाँ प्रश्न बनते हैं कि मंत्री परिषद जो व्यक्तिगत रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछे दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति दोस्तों। व्यक्तिगत रूप से पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। और ये पूछे कि राज्य मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्य मंत्री यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति। यदि बोले राष्ट्रपति पद की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है दोस्तों। राष्ट्रपति पद जो लिया गया दोस्तों वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति पद जो है चर्चा में, राष्ट्रपति पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की चर्चा जो है आर्टिकल 153 में है दोस्तों, आर्टिकल 153 में है। और पूछे राज्यपाल की जो है नियुक्ति की चर्चा, राज्यपाल की जो नियुक्ति की चर्चा, तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा हो जाएंगे आर्टिकल 155 में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो होगा दोस्तों शून्य घोषित जो कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 13 के तहत कर दिया जाएगा। यहाँ अल्पीकरण करने का मतलब ये हुआ कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो यदि वैसा पाया जाता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट जो है इस अधिनियम को जो है शून्य अघोषित कर दिया जाता है दोस्तों। तो आर्टिकल 13 में इसी का जिक्र है। आर्टिकल 19 में बात करें तो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत की जो है स्वतंत्रता देखने को मिलता है दोस्तों। आर्टिकल 37 में जो है DPSP जो है वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं योग का कहने का मतलब हुआ कि इसके प्रति आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं दोस्तों।
ये राज्य पर डिपेंड करता है दोस्तों। आर्टिकल 21 में कहता है कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, देह स्वतंत्रता, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया कि आपको जो है मनपसंद विवाह करने की जो है मनपसंद विवाह करने की जो है अधिकार प्राप्त है दोस्तों। और आर्टिकल 21 के तहत आपको अच्छी जीवन जीने का अधिकार है जैसे। और आर्टिकल 21 के तहत जो आप अच्छी पर्यावरण में रह सकते हैं दोस्तों, अच्छी पर्यावरण में रह सकते हैं। तो ये था कुछ अनुच्छेद। और मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 तक देखने को मिलता है। और भाग 3 में जो है मूल अधिकार की चर्चा है दोस्तों। भाग 3 में जो मूल अधिकार की चर्चा और मूल अधिकार को जो है यूएसए के संविधान से दिया गया दोस्तों। और कुछ मौलिक अधिकार यदि आप जानना चाहते हैं तो उनको हम एक पेज में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है और किस अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका जिक्र है। और इसको लिया गया है यूएसए के संविधान से दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार के तहत हमें कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता की प्राप्ति है। तो मौलिक अधिकार हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता देती है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। इससे पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता देती थी, परंतु एक जो है 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया जो था संपत्ति का अधिकार, उसको जो है हटा दिया गया दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो उनको हटा दिया गया। तो आइए आप देख लेते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो पहला है समानता की स्वतंत्रता, समानता की जो स्वतंत्रता, समानता का जिक्र जो आर्टिकल 14 से 18 तक देखने को मिलती है। और दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 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 का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 23 से 24 तक देखने को मिलता है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिलता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और 5वां हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये हो जाएगा आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और छठा जो हो जाएगा वो अल्पसंख्यक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। अब यदि आप शॉर्ट में समझना चाहें तो उतना तो हम लिखेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा दोस्तों, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। आर्टिकल 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 15 में कहा गया कि जाति धर्म जन स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में कहा गया कि लोक में समानता, जैसे कहने का मतलब हुआ आर्टिकल 16 में कि सरकारी नौकरी में जो है समान अधिकार आपको दिया जाएगा। और आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अब आर्टिकल 19 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति करने की आज़ादी इसी में दिया गया, संगठन बनाने की आज़ादी जो इसी में दिया गया, और व्यापार करने की आज़ादी जो आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है। अब आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में कहा गया कि दोषी सीधी संरक्षण प्राप्त। और आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं देह स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में कहा गया कि दोषी गिरफ्तारी इससे संबंधित संरक्षण, इसमें आर्टिकल 22 में दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 23 में जो है बलात्श्रम यानी आप जबरदस्ती काम किसी को नहीं करवा सकते हैं। और आर्टिकल 24 में कहा गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो आप बड़े बड़े कारखाना इंडस्ट्री में जो है काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 25 में जो धार्मिक की स्वतंत्रता, आपको जो धर्म मानना हो मान सकता है। आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का संगठन बनाना। और आर्टिकल 27 में कहा गया कि धार्मिक कर पर जो है धार्मिक पैसा पर आपको कर नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया कि कुछ संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों को जो है कुछ संस्थानों में जो है शिक्षा प्रदान करने की अनुमति। आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की बात कहा गया। आर्टिकल 30 में कहा गया कि आर्टिकल 30 में दोस्तों क्या था, आर्टिकल 30 में जो है सशस्त्र बल से संबंधित है दोस्तों। और आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार था, इसी को हटाकर जो है अब भाग 12 के आर्टिकल 300 के कोड में रखा गया दोस्तों। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का यानी इस आर्टिकल 32 को ही जो है संविधान की आत्मा कहा गया अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों। तो ये था कुछ प्रश्न। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। ये तो डीपीएसपी में कहा गया था। तो डीपीएसपी कहने का मतलब राष्ट्रीय नीति नहीं सकता। तो और इसका जिक्र जो आर्टिकल 51 में मिलता है दोस्तों, आर्टिकल 51 में मिलता है। तो ये मेरा हो जाएगा डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है भाग 4 में है, भाग 4 में। और इसका जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक इनका जिक्र मिलता है। और डीपीएसपी को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ईस्टमैन के संविधान से लिया था। आइए अब संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं, उनका डिस्कस जो कॉपी में ही कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेस यहाँ बहुत कम है। तो प्रस्तावना को देख लेते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है पूछे तो यूएसए से हो जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
और प्रस्तावना को ही जो उद्देशिका कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को ही जो उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना लाने का मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा है उसको किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इसका जिक्र जो प्रस्तावना में ही देखने को मिलता है। और दोस्तों प्रस्तावना से बात करें तो प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना था। कौन सा मामले? संविधान का अंग जो है नहीं माना था। तो कौन नहीं माना था? ये बेरुबारी केस हुआ था दोस्तों। बेरुबारी केस जो हुआ था, बेरुबारी केस मामले में जो संविधान को जो है प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना था, ये बेरुबारी केस हुआ था 1960 में हुआ था। फिर दोस्तों संविधान का जो अंग माना था, संविधान को अंग माना तो ये केशवानंद भारती मामले माना था। केशवानंद भारती मामले जो है प्रस्तावना को जो संविधान का अंग माना था दोस्तों, ये जो हुआ था केशवानंद भारती मामला जो हुआ था ये 1973 में हुआ था दोस्तों। अब आइए कि संविधान में जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनका जो अर्थ पूछ लेता है, तो देख लेते हैं कि शब्द जो जैसे कि पूछेगा कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभु का अर्थ ये होता है दोस्तों कि भारत जो है पूरी तरीके से आज़ाद है। भारत पूरी तरीके से जो आज़ाद है। ये किसी देश के दबाव में कोई भी कानून नहीं बनाते हैं दोस्तों। ये अपना स्वयं जो है अपना स्वयं नियम कानून बनाते हैं, नियम कानून बना सकते हैं दोस्तों। और ये संप्रभु हो गया। और एक समाजवादी का अर्थ क्या है दोस्तों? समाजवादी का अर्थ भी पूछा जाए तो समाज में आर्थिक एवं सामाजिक जो समानता दिलाने की बात करता है। तो समानता की बात कहता है समाजवादी। एक है धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब हुआ कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, किसी विशेष धर्मों को जो है प्रावधान नहीं दिया गया है। सभी धर्मों को जो है समान बराबर नज़रों से देखता है दोस्तों। सरकार का जो कोई धर्म नहीं होता दोस्तों, सरकार का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, सभी धर्मों के प्रति समान आदर है दोस्तों। तो ये था संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थे दोस्तों। अब प्रश्न पूछते हैं कि प्रस्तावना में जो अभी तक जो कितनी बार संशोधन हुए, संशोधन प्रस्तावना में कितनी बार हुए? तो दोस्तों एक बार हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें जोड़ा गया था 3 शब्द जोड़ा गया था जिनका हमने ट्रिक बनाया। एस से होगा समाजवादी और पी से होगा पंथ निरपेक्ष और ए से हुआ अखंडता। ये सब जो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और प्रस्तावना के बारे में जो कुछ नियम कानून अधिकारी जो बोले थे, इस पर टीका टिप्पणी की थी दोस्तों कि प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी किसने कहा था। ये प्रश्न हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है कि प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी किसने किया था। प्रस्तावना को जो है कुंजी किसने कहा था, प्रस्तावना को जो कुंजी किसने कहा था। तो अर्नेस्ट बारकर हो जाएगा दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर। ये जो प्रस्तावना को जो कुंजी कहा था। और प्रस्तावना को जो परिचय पत्र किसने कहा था, परिचय पत्र जो है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव हो जाएंगे दोस्तों। और प्रस्तावना में पूछते हैं कि प्रस्तावना में जो कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है और कितने प्रकार की समानता का जिक्र मिलता है, कितने प्रकार न्याय का जिक्र मिलता है। प्रस्तावना में समानता की बात करें तो समानता जो है दोस्तों 2 प्रकार के हैं। एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। ये प्रस्तावना में जो समानता 2 प्रकार के हैं। और पूछे स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के दोस्तों। देख लेते हैं कि 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। 5 प्रकार के देख लेते हैं स्वतंत्रता कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा विचार, दूसरा हो जाएगा अभिव्यक्ति, तीसरा हो जाएगा विश्वास, और चौथा हो जाएगा धर्म, 5वां हो जाएगा उपासना। तो ये सभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का जिक्र जो निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो स्वतंत्रता का जिक्र जो 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अब न्याय पूछते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना में जो न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय जो है 3 प्रकार के दोस्तों। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मुख्य रूप से देखा जाए तो न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो है दोस्तों देखिए सोवियत संघ से लिया गया है। ये तीनों को जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो सोवियत संघ से लिया गया, यानी रूस से लिया गया। सोवियत संघ उस समय जो है रूस कहलाता था दोस्तों, सोवियत संघ वर्तमान में जो है रूस कहलाता है, तो ये कह सकते हैं। और इसमें प्रश्न बनते हैं कि इससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो हो गया। और फ्रांसीसी क्रांति से भी जो है लिए गए थे दोस्तों, जिसमें हो गया एकता, समानता एवं बंधुता। एकता, समानता एवं बंधुता, इसको जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था दोस्तों, फ्रांसीसी से लिया गया। तो ये था प्रस्तावना से बनने वाले प्रश्न दोस्तों। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो जितने भी प्रस्तावना से प्रश्न बने थे उनका डिस्कस करते हैं दोस्तों। और मौलिक अधिकार से जितने प्रश्न बने थे अगले अति में डिस्कस हम कर ही दिए थे। और संविधान के मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो ये भाग 4 के क और 51 के को में देखने को मिलता है दोस्तों। और मूल कर्तव्य को जो रूस के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया, लेकिन मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य जो है 0 था दोस्तों। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया दोस्तों। और फिर 11वां मूल कर्तव्य जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य 11वां जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार को दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को ये 11वां मूल कर्तव्य था। अगले वीडियो में फिर कभी मूल कर्तव्य से जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मूल कर्तव्य जो 11 हैं 11 को डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। अभी डिस्कस करना उचित नहीं हुआ क्योंकि प्रस्तावना में हम काफ़ी समय दे दिए दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था दोस्तों, ये 1992 में किया गया था। हम शॉर्ट में निकल जाते हैं दोस्तों। प्रथम 1992 में, दूसरा पूछे तो 1997 में, और तीसरा पूछे तो 2002 में किया गया था दोस्तों। और 2002 में जो किया गया था ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में किया गया था दोस्तों। और प्रश्न पूछे कि सॉरी दोस्तों, तीसरा जो किया गया था ये साउथ अफ्रीका के डरबन में किया गया था। और दूसरा जो किया गया था यूएसए के जो है न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। तो ये था दोस्तों। और क्योटो सम्मेलन पूछे तो क्योटो सम्मेलन जो 1997 में किया गया था, ये जापान के एक शहर है दोस्तों। और क्योटो सम्मेलन लाया गया था ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए लाया गया था दोस्तों। और पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है? ओजोन को संरक्षण से रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को लाया गया था। तो स्पेस नहीं दोस्तों, हम बोल दिए। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को जो मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थल जो अफ्रीका को माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछेगा कि सभ्यता का पालना जो है एशिया को कहा जाता है दोस्तों। और यूरोप से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देख लेते हैं कि यूरोप से जो प्रश्न बनते हैं, मानव जाति का पालना तो हो गया अफ्रीका, और भविष्य का महाद्वीप जो है अफ्रीका को ही कहा जाता है दोस्तों। भविष्य का महाद्वीप जो है अफ्रीका को ही कहा जाता है। और प्रश्न पूछे कि अंध महाद्वीप जो अफ्रीका को ही कहा जाता है, अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को ही कहा जाता है। सभ्यता का पालन तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान करना। तो हिमालय जो माउंट एवरेस्ट का ये भी सही है, एंडीज जो है एकांकागुआ ये भी सही है, रॉकी जो है माउंट मेरी एल्बर्ट का है, और आल्पस का जो हो जाएगा, ये जो आल्पस का एल्ब्रुस नहीं हो जाएगा, माउंट ब्लैंक हो जाएगा दोस्तों, माउंट ब्लैंक हो जाएगा, यही गलत है दोस्तों। तो अब आइए जितने भी पर्वत हैं और उनके जो सबसे ऊंची चोटी है उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है दोस्तों। उसको कॉपी में डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं विश्व की पर्वतमाला एवं उसकी चोटी, विश्व की जो है पर्वतमाला एवं उनकी चोटी देख लेते हैं, उनकी चोटी देख लेते हैं। इधर हम लोग एशिया लिख देते हैं, इधर महाद्वीप हम लिखेंगे दोस्तों, और इधर पर्वतमाला लिखेंगे, और इधर जो चोटी लिखेंगे। तो महाद्वीप पहले देख लेते हैं। जैसे एशिया में पूछेगा दोस्तों, एशिया में पूछेगा, फिर पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका, फिर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। फिर पूछ देगा अफ्रीका, फिर यूरोप पूछ देगा, और तीसरा जो ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट अंटार्कटिका। अब इनकी पर्वतमाला देख लेते हैं। सबसे ऊंची पर्वतमाला इसका कौन है दोस्तों? इसका एशिया का जो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो हो जाएगा हिमालय हो जाएगा दोस्तों। और दक्षिण अमेरिका का पूछेगा तो एंडीज हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका पूछेगा तो रॉकी हो जाएगा दोस्तों। और अफ्रीका का पूछेगा तो अफ्रीका का जो हो जाएगा दोस्तों ये डेक्कन सुबर्ग हो जाएगा, डेक्कन सुबर्ग हो जाएगा। और यूरोप का पूछेगा दोस्तों, यूरोप का जो आल्पस हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएंगे। और अंटार्कटिका का पूछे दोस्तों, अंटार्कटिका का जो अंटार्कटिका का पूछे तो ट्रांस अंटार्कटिका ही हो जाता है दोस्तों इनका। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी, डेक्कन सुबर्ग की सबसे ऊंची चोटी, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोला था माउंट एवरेस्ट, ये विश्व में ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है दोस्तों। और कुछ एंडीज, तो एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी जो हो जाएगा एकांकागुआ हो जाएगा दोस्तों, एकांकागुआ हो जाएगा। और रॉकीज का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो रॉकी माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। रॉकीज का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट, हम शॉर्ट में लिख दें एल्बर्ट। और डेक्कन सुबर्ग का पूछेगा तो डेक्कन वर्ष का जो सबसे ऊंची चोटी हवाना हो जाएगा दोस्तों। और आल्पस का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट ब्लैंक, अभी तो उनका डिस्कस किए थे, यहीं से प्रश्न था दोस्तों। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूछे सबसे ऊंची चोटी तो कोसियुस्को। और टेंस का पूछे तो न्यासिप हो जाएगा दोस्तों, टेंस का सबसे ऊंची चोटी जो है न्यासिप हो जाएगा। इनको एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ताकि ये सब जल्दी याद नहीं होता दोस्तों। तो देख लेते हैं विश्व का पर्वतमाला है उसकी चोटी। पहले महाद्वीप देख लिए थे दोस्तों, महाद्वीप देख लिए एशिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है एंडीज हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वतमाला रॉकीज हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वतमाला डेक्कन सुबर्ग हो जाएगा, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो आल्पस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो ट्रांस अंटार्कटिका हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन था? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकांकागुआ हो जाएगा दोस्तों। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट हो जाएंगे दोस्तों। डेक्कन सुबर्ग की सबसे ऊंची चोटी जो हवाना हो जाएंगे, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट ब्लैंक हो जाएंगे दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो कोसियुस्को हो जाएंगे दोस्तों। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है विंध्य न्यासिप हो जाएगा। तो ये विश्व में जो पर्वतमाला एवं चोटी से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है?
तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना उपग्रह का ग्रह है? तो बिना उपग्रह का ग्रह जो है तो दो ही है दोस्तों, शुक्र एवं बुध जो बिना ग्रह का उपग्रह है दोस्तों, 1 एवं 4 यहाँ हो जाएंगे दोस्तों। अब शुक्र को जो है आप यहाँ से रख सकते हैं, शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहते हैं दोस्तों। मंगल को जो लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों, आयरन ऑक्साइड यहीं पाया जाता है दोस्तों। मिक्स ओलंपिया भी जो है मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है, मिक्स ओलंपिया जो है यहाँ ही देखने को मिलता है दोस्तों। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बुध जो है अपनी परिक्रमा जो 88 दिन में पूरा कर लेता है दोस्तों, 88 दिन में। सबसे दूर ग्रह जो वरुण है दोस्तों, सबसे लंबे समय में जो है अपना पूरा करता है वरुण ही करता है दोस्तों। परिक्रमा जो सबसे अधिक समय में जो है वरुण करते हैं दोस्तों, वरुण जो है 165 वर्ष में करते हैं दोस्तों, 165 वर्ष में जो अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। और बृहस्पति पूछे, बृहस्पति जो है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों गैनीमेड हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। और पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन होगा? फोबस हो जाएगा दोस्तों। मंगल का 2 उपग्रह फोबस एवं डिबोस, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है फोबस हो जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड हो जाएगा बृहस्पति का। और पूछेगा कि सबसे भारी ग्रह भी जो बृहस्पति जो हो जाएगा दोस्तों। और पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह जो किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। और पूछे कि वह कौन सा 2 ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रह जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, लेकिन 2 ग्रह जो है शुक्र एवं बुध जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। और प्रश्न बनता है ग्रह से कि ग्रह जो है ग्रह जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो ग्रह जो है ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा हम उन्हें कहेंगे जिनका खुद का जो है प्रकाश होगा दोस्तों, उन्हें तारा कहेंगे। सूर्य जैसे एक तारा है। और पृथ्वी की उपग्रह बोले तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। और पूछे कि पीला ग्रह जो किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। और अरुण सबसे लेटा वगैरह दोस्तों लिख देते हैं, अरुण सबसे झुका वगैरह कहते हैं, लेटा वगैरह कहते हैं। आज पूछेगा शनि की विशेषता है कि उसमें जो छल्ले देखने को मिलता है, छल्ले देखने को मिलता है, शनि ग्रह में देखने को मिलता है दोस्तों। और सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है दोस्तों, शुक्र है। और सबसे कम घनत्व जो है शनि का है दोस्तों, शनि का जो सबसे कम घनत्व है, शनि का जो सबसे कम घनत्व है। और पूछे कि सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो कौन सा ग्रह का जो पृथ्वी का जो है सबसे अधिक घनत्व है दोस्तों। तो ये था ग्रह से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न मेरा है, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न मेरा है कि ग्लोब पर जो किस वृत्त को जो वृत्त कहा जाता है? तो ये विषुवत रेखा यानी इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ग्लोब पर किस वृत्त को वृत्त कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो पृथ्वी है बीचों बीच जो है विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो है विभाजित करते हैं, इसलिए जो इसे वृत्त का पृथ्वी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा से जो भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, भारत के जो 8 राज्य गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अरे यार कौन कौन? मित्र पर गमछा धारण करते याद रख सकते हैं दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। अच्छा अब हो जाएगा जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो जाएंगे दोस्तों। हम जो बोले वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम था, ये विदाउट क्रम का है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, परंतु इसमें 8 राज्य आ जाएंगे दोस्तों। अब कर्क रेखा जो होते हैं विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग को जो कर्क रेखा कहते हैं, और मकर रेखा जो होते हैं वो विषुवत रेखा के जो दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बराबर भागों में काटती है? तो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। मकर रेखा से जो बनता है प्रश्न की लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा इसको जो है कांगो जो है 2 बराबर भागों में काटती है, कांगो नदी जो है इनको 2 बराबर भागों में बांटती है। एक यदि ट्रिक्स आप याद रखना चाहते तो ऐसे रख सकते हैं यार, जैसे ये हो गया विषुवत रेखा, ये हुआ ये विषुवत रेखा, और ये हुआ कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। और प्रश्न पूछते हैं कि मकर रेखा से कितने गुजरते हैं? तो 10, विषुवत से 13, और 3 उधर से 3 से फिर 3 जोड़ देना है, तो कर्क रेखा से 16। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं, इसका LCM। तो देखिए लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये थे प्रश्न जो कर्क और विषुवत रेखा से जो प्रश्न बनते हैं। आप यदि ऐसे प्रश्न याद रखना चाहेंगे कि 0 डिग्री देशांतर को जो भारत का मानक समय रेखा कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री। और देख लेते हैं कि अक्षांश की संख्या जो होती है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि अक्षांश की संख्या टोटल जो है, अक्षांश की संख्या जो 180 होता है। और देशांतर पूछे, देशांतर की संख्या यहाँ लिख देते नीचे में, देशांतर की संख्या पूछे तो देशांतर की संख्या 360 हो जाएगा। और देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जो है देशांतर रेखा कहते हैं दोस्तों। और पश्चिम से पूर्वी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को जो है अक्षांशीय रेखा कहते हैं। यदि पूछे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो अक्षांशीय विस्तार है। और सॉरी दोस्तों देशांतर पूछे, भारत का जो देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो 37 डिग्री 6 मिनट होती है अक्षांश। तो हम बोल दिए दोस्तों, लिखे नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही कहते हैं दोस्तों, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या
तो अगला प्रश्न है यूएसए के राज्य में जो सिलिकॉन वैली अवस्थित है, ये तो सिलिकॉन वैली जो अवस्थित है ये कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो ये बेंगलुरु हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में जितने भी कंपनी हैं, जैसे हो गया जैसे एप्पल हो गया, एक्स हो गया और मेटा हो गया, ये सभी जो कैलिफोर्निया के शहर में ही स्थित है दोस्तों, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली का कैलिफोर्निया को जो सिलिकॉन वैली कहते हैं दोस्तों। ये अमेरिका का एक राज्य है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसी बनती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें जो बनती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बनती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संगोला की संधि जो कब हुई थी, तो संगोला की संधि जो हुई थी 1750 में हुआ था दोस्तों। ये मराठा एवं पेशवा के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें जो मराठा की शक्तियाँ को समाप्त करके जो है पेशवा में जो शक्तियाँ जो है अधिक कर दिया दोस्तों, ये कारण। और उस समय जो मराठा की जो शासिका थी ताराबाई चाहती थी कि उसका पुत्र जो है मराठा शासक बने, जो राजा राम थे। तो बाद में इन्होंने जो इसे अयोग्य घोषित कर दिया और बाद में जो है पेशवा को जो है सारी शक्तियाँ जो है सौंप दिया। तो इसमें मुख्य रूप से यही था दोस्तों, मराठा एवं पेशवा के बीच ये युद्ध हुआ था 1750 में। मराठा की शक्तियाँ समाप्त करके जो है अब पेशवा में जो शक्तियाँ को मिला दिया था। तो ये था संगोला की संधि। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि सुगोली की संधि जो हुआ था ये 1816 में हुआ था दोस्तों। ये जो हुआ था नेपाल के गोरखा एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि सैनिक जो है आपको जो है ब्रिटिश का ही सेना रखना होगा। इसमें यह मुख्य रूप से कहा गया था दोस्तों, नेपाल और गोरखा के बीच हुआ था सुगोल की संधि 1816 में। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो संधि हुआ था उस समय जो है वायसराय जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों। तो ये था प्रश्न। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा का क्या कार्य है, एबुलिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजोन। तो फाइब्रोनिजोन एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, और ये फाइब्रोनिजोन का जो निर्माण होता है ये मुख्य रूप से यकृत में होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं फाइब्रोनिजोन रक्त को स्कंदन करता है। तो डी का एक देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन एक में ही है दोस्तों, ऑप्शन एक में डी का एक है। तो यहाँ से मार लेंगे दोस्तों। इसमें सभी प्रश्न का नॉलेज होना जरूरी नहीं होता, यदि आप 1 से 2 प्रश्न भी जानते हैं तो अच्छी तरीके से मैच कर जाता है। अब यहाँ से मिला लीजिए कि एक तीन बोला है। रक्त प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा मुख्य रूप से जो हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ होते हैं दोस्तों। प्लाज्मा जो है 55 से 60% प्रतिशत जो प्लाज्मा पाएगा। प्लाज्मा के जो है 90% भाग जो जल होते हैं प्लाज्मा में। बी का 4 एल्बुमिन का जो ऑस्मैटिक दाब को स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। तो ये था प्रश्न दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और ऐसे रख सकते हैं कि शरीर के अंदर जो रक्त जमाता है वो हिपेरिन हो जाएगा दोस्तों, हिपेरिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो यकृत में ही बनता है दोस्तों, यकृत में ही ये दोनों बनते हैं। शरीर के अंदर जो रक्त जमाने का काम यही करते हैं दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में। मूल अधिकार क्षेत्र यह होगा दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो उसको जो है सुलझाने का जो काम रहेगा ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिया है। तो देख लेते हैं कहाँ प्रश्न, भारत सरकार और या एक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकार क्षेत्र यही है दोस्तों। और इसका जो जिक्र मिलता है मूल अधिकार क्षेत्र का दोस्तों, इसका जो जिक्र जो मिलता है आर्टिकल 131 में देखने को मिलता है मूल क्षेत्राधिकार की चर्चा। और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार होते हैं दोस्तों उनको भी देख लेते हैं कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं इनका। तो इनका चर्चा आर्टिकल 131 में है। और देख लेते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह कहा गया है कि सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होगा दोस्तों, सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुनाए जाएंगे, यही अपीलीय क्षेत्राधिकार है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील जो सुनता है वह अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत ही सुनता है। तो इनका जिक्र जो मिलता है अपीलीय क्षेत्राधिकार का जिक्र, इसका जो आर्टिकल 132 से लेकर आर्टिकल 136 तक इनका जिक्र देखने को मिलता है। और एक होता है दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का जो चर्चा जो आर्टिकल 143 में है, इसका जो मुख्य काम होता है दोस्तों सरकार को जो सलाह देने का काम जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के तहत ही करता है। राष्ट्रपति को जो कानूनी सलाह देते हैं दोस्तों, मानववादी नहीं है। और एक होता है पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार यहाँ लिखते हैं पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार की चर्चा जो आर्टिकल आपको मिल जाएगा आर्टिकल 137 में। जो पुनर्विलोकन, इसमें जो है यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझसे जल्दबाजी में फैसला सुना दिए और उनको लगता है कि ये गलत फैसला सुना दिए तो इसको जो पुनः दोबारा ये इसे रद्द कर सकते हैं दोस्तों। और एक होता है प्रश्न अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 129 में देखने को मिलता है। अभिलेखीय न्यायालय के तहत जो है अन्य हाईकोर्ट पर जो है ये नियंत्रित करता है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में जो अधिकतम कितने समय अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो अधिकतम जो 3 वर्ष तक रह सकता है। आप देख लेते हैं कि आपात जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। समझ लेते हैं कि क्यों लगाया जाता है और ये संसद के द्वारा कितने माह के अंतर्गत जो प्रस्तावित को पारित करा लेना होता है और ये कितने महीनों तक करके लगाया जा सकता है। तो तीनों आपातकाल को लेते हैं दोस्तों, उसको कॉपी में देख लेते हैं। आपात जान लेते हैं दोस्तों, आपातकाल जान लेते हैं। आपातकाल का जिक्र जो है भाग 18 में देखने को मिलता है और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया दोस्तों, जर्मनी के संविधान से लिया गया। 3 प्रकार के आपात होते हैं दोस्तों, एक होता है राष्ट्रीय
आपात राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात और वित्तीय राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है क्यों लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाए जाते हैं जब राज्य सरकार जो संवैधानिक तरीके से जो है काम नहीं कर रहे होते और संवैधानिक विफल हो जाने के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों, और आर्टिकल 352 के तहत लगाए जाते हैं। अब राष्ट्रपति शासन सॉरी दोस्तों, समझाने में मिस्टेक हो गया। हम राष्ट्रपति का जो है परिभाषा दे दी है राष्ट्रीय आपात में। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाए जाते हैं तब देश पर जो है युद्ध, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह की जो है देखने को मिलता है। उम्मीद होता है कि युद्ध होने की संभावना है, सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना, अंतर्राष्ट्रीय अशांति की संभावना है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। अब राष्ट्रपति शासन समझते हैं। राष्ट्रपति शासन तभी लगाए जाते हैं जब राज्य की सरकार जो है संवैधानिक तरीके से जो है शासन या प्रशासन व्यवस्था न कर पा रहे होते हैं, तब राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। संवैधानिक विफल होने के कारण ही जो है राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगाए जाते हैं। और वित्तीय आपातकाल तब लगाए जाते हैं तब देश में देखते हैं कि आर्थिक संकट हो, देश में जो है आर्थिक संकट हो, तभी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत लगाए जाते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल संसद के द्वारा जो प्रस्ताव को कितने माह के अंदर प्रस्तावित करा लेना जरूरी होता है दोस्तों। तो समझते हैं, यहाँ पर दिखा है ना, हाँ, राष्ट्रपति और वित्तीय आपात शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो समझते हैं संसद के द्वारा कितने ऐसा प्रस्ताव मंजूरी संसद द्वारा मंजूरी लेना होता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है संसद से कितने माह के अंदर जो प्रस्ताव को जो पारित करा लेना होता है, तो 1 माह के अंदर जो प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है। तो राष्ट्रपति शासन में जो 2 माह के अंदर जो प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है संसद से, और वित्तीय आपातकाल में भी जो है संसद से जो है प्रस्ताव 2 माह के अंदर जो प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है। अब देखते हैं कि कितने माह तक लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात जो लगते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शासन जो लगते हैं, ये प्रथम बार जो है 6 माह के लिए लगते हैं, और 6 माह करके जो है ये अनंत समय तक लगाए जा सकते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन बोले तो प्रथम बार जो 6 माह तक लगते हैं, और 6 माह करके जो है अधिकतम जो 3 वर्ष तक लगाए जा सकते हैं। और वित्तीय आपात का जो अनिश्चित कालों तक लगाए जा सकते हैं, जब तक कि आर्थिक संकट खत्म ना हो जाए। तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यही था। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, और देख लेते हैं कि जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लगा था। प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन जो 1951 में जो है पंजाब में लगा था दोस्तों, पंजाब में लगा था प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन। और पूछे कि सर्वाधिक समय तक जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ रहा, सर्वाधिक समय तक जो है राष्ट्रपति कहाँ लगा था, तो वो जम्मू कश्मीर में लगा था दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। और सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर, और सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लगा था, तो वो मणिपुर एवं यूपी हो जाएगा, 10 बार लगा था दोस्तों। और पूछे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन जो 1968 में लगा था। उस समय जो बिहार के जो सीएम थे भोला पासवान शास्त्री थे दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री थे। और पूछे कि बिहार में जो अब तक जो कितनी बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 8 बार, और 8वां बार जो 2005 में लगा था राबड़ी देवी के समय। तो ये था राष्ट्रपति शासन से जो बनने वाले प्रश्न। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चेन्नई में बिंबिसार के विवाह का विवरण जो कहाँ मिलता है, तो रियलिटी विस्तार में मिलता है। बिंबिसार जो है एक अच्छी कूटनीतिक था दोस्तों, अच्छी कूटनीतिक था। बिंबिसार जो है सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया दोस्तों, वैवाहिक संबंध को जो स्थापित किया था। तो चेलना से जो विवाह किया था, और एक था चेलना हो गया, महाकोसला था, और एक लिच्छवी की राजकुमारी से जो है ये विवाह किया था दोस्तों। वैवाहिक संबंध के द्वारा जो अपना सर्वाधिक विस्तार कर लिया था दोस्तों। और बिंबिसार की जो पुत्र था वो अजातशत्रु थे दोस्तों, अजातशत्रु थे। बिंबिसार की हत्या जो अजातशत्रु ने ही कर दिया था। इसे अजातशत्रु को जो पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु की हत्या जो है इनका बेटा जो उदयन ने कर दिया था दोस्तों, उदयन ने कर दिया था। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना किया था दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किया था। और यदि आप मगध पर देखें तो मगध पर जो कितने वंश जो शासन किए थे उनको ट्रिक से देखना चाहें तो आप देख लीजिए, हसीन, मशुक, सार, इनका जो ट्रिक है दोस्तों मगध पर शासन करने वाले। तो ह से जो हरिया हो जाएगा दोस्तों, ह से हरिया, सौ से शिशुनाग वंश हो जाएगा, 9 से नंद वंश हो जाएगा, मौ से मयूर वंश हो जाएगा, 100 से शुंग वंश हो जाएगा, 1 से कनक वंश हो जाएगा, 100 से सातवाहन वंश हो जाएगा। अब इनका संस्थापक देख सकते हैं कि हरियक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नंद वंश की स्थापना जो नंद ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और शुंग वंश की स्थापना शिशुनाग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना शिशुनाग वंश की स्थापना जो किया था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और कनक वंश की स्थापना जो है किया था, दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। और सातवाहन वंश की स्थापना जो सिमुक किया था दोस्तों, सिमुक किया था। तो ये था ट्रिक दोस्तों मगध पर शासन करने वाले शासक। अब देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन जो बिहार में नहीं किया गया था, तो वो चतुर्थ था। प्रथम बौद्ध समिति जो है राजगीर में, शॉर्ट में लिखा है, राजगीर में किया गया था। दूसरी जो है वैशाली में किया गया था, और तीसरी जो पाटलिपुत्र में किया गया था, और चतुर्थ जो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो प्रश्न यह था कि बिहार से बाहर तीनों जो है बिहार में किया गया था, और चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। अब हम बोल दे रहे हैं
लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, पूछेगा राजगीर में हुआ था, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल बना। अब पूछता है प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है इस शासक के समय हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु के समय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति जो अशोक के समय हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय हुआ था। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो कब हुआ था, तो 483, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 251 और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो महाकश्यप ने की थी, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो सवा कामिनी की थी, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोंगलीपुत्र ने किया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे और अशुघोष थे। अब प्रश्न बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति एवं द्वितीय प्रथम बौद्ध संगीति में जो है कौन कौन सी पुस्तक की रचना किया था। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना, सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना जो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही किया गया था। सूत पिटक की रचना जो आनंद ने किया था, विनय पिटक की रचना जो पाली ने किया था। अब प्रश्न बनता है कि तृतीय बौद्ध संगीति में जो केश पिटक की रचना किया गया था, तो अभिधम पिटक की रचना जो तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। और वसुमित्र से प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित्रम की रचना किसने किया था। अशुघोष से प्रश्न बनता है बुद्ध चरित्रम की रचना किसने किया था, तो अशुघोष ने किया था। तो ये था बौद्ध संगीति से जो प्रश्न बनते हैं उनको हमने बोलने का काम किया दोस्तों, क्योंकि लिखने में काफी समय लगता था। अब आइए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कि भारत में हीरा धारण करने वाले क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो ये विंध्यन हो जाएंगे दोस्तों। अब इनका जो सबसे प्राचीन चट्टान पूछेगा तो आर्किन क्रम की चट्टान हो जाएगा। सबसे प्राचीन चट्टान जो आर्किन ये है दोस्तों। और पूछेगा कि धारवाड़, इसका जो क्रम पूछता है दोस्तों, इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम पूछ देता है, मैच कराने के लिए दे देता है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा पहले दोस्तों, पहले ए, फिर डी, फिर के, फिर बी, फिर गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएंगे, और फिर हो जाएगा दक्कन, फिर दक्कन हो जाएंगे, और फिर हो जाएगा टरसरी। ये तो क्रम है दोस्तों, क्रम पूछ लेते हैं। और पूछेगा कि धारवाड़ जो है, धारवाड़ में जो बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज जो है धारवाड़ में ही पाए जाते हैं। और कुड़प्पा तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है दोस्तों। कुड़प्पा प्रश्न है कि विंध्यन क्षेत्र जो विंध्यन क्षेत्र में जो है, विंध्यन ऐसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हीरा ऐसे भी फेमस है। विंध्यन से आप रख सकते हैं याद कि बिहार के कौन ऐसे 2 जिले हैं जो विंध्यन क्रम के चट्टान देखने को मिलता है। तो एक हो जाएंगे रोहतास और एक हो जाएंगे कैमूर, यहाँ जो है विंध्यन क्रम के चट्टान देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न भारत में जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम जैन महासभा, तो प्रथम जैन महासभा जो हुआ था वो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। ये 512 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और इसकी जो अध्यक्षता जो किया था अस्थूल भद्र किए थे दोस्तों, अस्थूल भद्र किए थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वो वल्लभी गुजरात में हुआ था दोस्तों, गुजरात में। और ये जो हुआ था 312 के आसपास हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता जो किया था देवाधि श्रमण ने किया था दोस्तों, देवाधि श्री शर्मा ने किया था। तो ये था जैन सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने जो ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रारंभ की थी। ये सातवाहन हो जाएंगे दोस्तों। सातवाहन वंश जो है सातवाहन वंश की संस्थापना जो है सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश यह प्रश्न आप याद रखें कि सातवाहन वंश की जानकारी जो कहाँ मिलता है, तो ये मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण में जो सातवाहन वंश की जानकारी देखने को मिलती है। और सातवाहन वंश ने जो है सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का जारी किया था, और तांबा का भी सिक्का जारी किया था। परंतु ये सोना के प्रश्न जो पूछते हैं कि सातवाहन वंश जो है कौन से सिक्के जारी नहीं किए थे, तो सोना के सिक्के जो है इन्होंने जारी नहीं किए थे दोस्तों। तो ये सातवाहन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और सातवाहन वंश की पूजा राजधानी तो उस समय जो प्रतिष्ठान थे महाराष्ट्र में दोस्तों, प्रतिष्ठान। तो ये थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत में पाए जाने वाले वंश थे दोस्तों। और गुप्त वंश की स्थापना जो श्रीगुप्त ने किया था, श्री गुप्त वंश को जो स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त वंश को जो स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों, हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। और पल्लव वंश की राजधानी जो कांचीपुरम थी। और पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश की स्थापना जो है, पल्लव वंश की जो स्थापना जो है क्या किसने किया था दोस्तों। पल्लव वंश की स्थापना जो है जय सिंह ने किया था दोस्तों, जय सिंह ने जो किया था। और कुषाण वंश की स्थापना जो कुजुल कड़फिसस ने किया था, कुजुल कड़फिसस ने किया था दोस्तों, कुजुल कड़फिसस ने किया था। ये प्रश्न आप याद रखें। कुषाण वंश में ही जो है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली जो है भारतीय और यूनानी का मिश्रण था दोस्तों। और गांधार शैली और मथुरा शैली में जो मुख्य रूप से जो है गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, जिसमें गांधार शैली में यह दिखाया गया था मूर्तियों में कि जो भी मूर्तियाँ होते थे उनमें जो घुंघराले बाल होते थे। तो इसीलिए गांधार शैली में भी जो गौतम बुद्ध को जो बाल घुंघराले दिखाए गए थे। कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे। और कनिष्क के शासनकाल में जो है 4 प्रकार के दरबारी कवि थे, जो थे अशुघोष थे, पार्श्व थे, और नागार्जुन थे, और चरक थे। ये सभी जो कृष्ण के दरबारी कवि थे दोस्तों। तो कुषाण वंश से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अल्काइन का जो आणविक सूत्र क्या होता है। तो इनको जो हमने ट्रिक से याद किया दोस्तों, इनको ऐसे याद किया, देखिए एन इन आइन, हम ऐसे याद किए कि एन जो होगा ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा CnH2n+2, और इन जो होगा ये CnH2n हो जाएगा, और आइन जो होगा दोस्तों CnH2n हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ और एल्काइन हुआ। तो पूछ रहा है क्या, एल्काइन आइन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जो -2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कि एल्केन में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होगा उसमें जो एकल हाइड्रो बंधन होंगे दोस्तों, एकल हाइड्रो बंधन होंगे। और एल्केन में जो है इन में जो है एल्काइन में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एल्कीन में जो डबल हाइड्रोजन एल्काइन में जो है
ट्रिपल हाइड्रो बंध होंगे दोस्तों। तो डबल ई जो होंगे असंतृप्त हो जाएंगे, असंतृप्त। इसमें जो है एक से अधिक हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, इसीलिए असंतृप्त कहते हैं दोस्तों। अल्काइन भी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, तो असंतृप्त। प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त है, असंतृप्त है दोस्तों। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो है संतृप्त होंगे और सिंगल से अधिक होने वाले अबंध को जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे दोस्तों। ये था इनका जो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में जो क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है मध्यावस्था में। कोशिका विभाजन को जो 5 भागों में बांटा गया है, इंटर फेज, प्रोफेज, मेटा, एनाटेलोफेज, ये सभी जो है कोशिका विभाजन का जो है रूप है। तो और सबसे पहले पूछेगा कोशिका बनना कहाँ प्रारंभ होता है। कोशिका बनना जो प्रारंभ होता है दोस्तों, ये पूर्वावस्था में, जिसे प्रोफेज भी कहते हैं दोस्तों। और अंत्यावस्था में आप रख सकते हैं कि दो समय के बीच के अंतर देखने को मिलता है अंतावस्था में। और सबसे बड़ा जो अवस्था होता है वो दोस्तों होता है एनाफेज, इंटरफेज को क्या कहेंगे, इंटरफेज को साथ अंतरावस्था ही कहते हैं क्या। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अवस्था जो होगा, सबसे बड़ी अवस्था जो है अंतरावस्था होंगी, सबसे छोटी अवस्था पश्चावस्था होंगी, सबसे छोटी अवस्था जो है पश्चावस्था हो जाएंगे। और प्रश्न जो बनते हैं दोस्तों कि अंत्यावस्था में जो क्रोमोसोम के किनारे पर, अंत्यावस्था में जो क्रोमोसोम जो किनारे पर आ जाते हैं, क्रोमोसोम किनारे पर आ जाते हैं। और अंतरावस्था से यह प्रश्न आप याद रख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी और दो विभाजन के बीच के समय जो यहीं देखने को मिलता है, सबसे छोटी अवस्था जो है पश्चावस्था हो जाएगा। तो ये था कुछ कोशिका विभाजन से महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण आतंक जी का विमेय सूत्र क्या होता है। तो इनको हम पहले देख लेते हैं कि बड़ी जी का जो मान होता है दोस्तों 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं विमेय सूत्र। देखते हैं कि न्यूटन का जो विमेय सूत्र होता है दोस्तों, ये तो हमेशा आपको रट लेना ही चाहिए दोस्तों, इसको हमेशा हाल में रट लेना चाहिए। इसका जो विमेय सूत्र होता है दोस्तों MLT-2, ये होता है न्यूटन का जो है बल का जो है विमेय सूत्र। ये सूत्र रखने के बाद अधिकांश जो विमेय सूत्र निकल जाते हैं दोस्तों। तो आइए आप इनको रखते हैं। न्यूटन का MLT-2 हो जाएगा और मीटर का L² हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं L² हो जाएगा। अब केजी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को M लिख सकते हैं। M का क्या हो जाएगा, -m/2 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से काट भी सकते हैं दोस्तों, M से एक M कट गया दोस्तों, तो बचा एक M को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ L2 है और L यहाँ 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, L पर पावर -3 और T पर पावर क्या हो जाएगा, -1। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M पर पावर -1 L³ और T पर पावर -1। तो ये हो जाएगा दोस्तों। और एक आप विमेय सूत्र याद रखिए जो एग्जाम के पढ़ने से काफी महत्वपूर्ण, जैसे कार्य का पूछ लेगा। कार्य का जो विमेय सूत्र हो जाएगा दोस्तों ML² T पर पावर -2, ये कार्य का हो जाएगा विमेय सूत्र दोस्तों। और आप चाल वेग का जो समान होता है दोस्तों MLT-1 M पर पावर 0 MLT-1 ये हो जाएगा चाल एवं वेग का जो समान होता है दोस्तों, चाल एवं वेग का जो समान विमेय सूत्र होता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला समान होता है तो इसका विमेय सूत्र भी समान होगा। और इसका जो बड़ी जी का जो मान बड़ी जी का जो खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। हेनरी कैवेंडिश ने 1896 में किया था दोस्तों, 1896 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल जो किस महादेश में अवस्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। एशिया में अगर देखें तो ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। एशिया में गोबी मरुस्थल जो चीन और गोबी मरुस्थल, तिब्बत और चीन के बीच पाए जाते हैं, गोबी मरुस्थल हो जाएंगे दोस्तों, गोबी मरुस्थल हो जाएंगे। और उत्तरी अमेरिका की पूछे कि उत्तरी अमेरिका की जो मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका से आप तो सहारा याद रख सकते हैं दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो सबसे गर्म मरुस्थल भी है दोस्तों। और उत्तरी अमेरिका में जो है चुआ हुआ मरुस्थल, ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि पोखरण की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो पोखरण की जलधारा जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ठंडी जलधारा है दोस्तों। अब गर्मी जलधारा का ट्रिक देख लेते हैं, हमने कुछ ट्रिक बनाया दोस्तों। गर्मी में आम आंटी को फॉलो कर गप सुनाओ। तो गर्मी जलधारा हो जाएंगे दोस्तों। आज आप रख सकते हैं अगलुहास की जलधारा, अगलुहास एवं अलास्का रख सकते हैं, अलास्का। और माँ से आप रख सकते हैं फ्लो से फ्लोरिडा रख सकते हैं, फ्लोरिडा। और गल्फ से गल्फ स्ट्रीम रख सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम। और क से आप रख सकते हैं कैनाडी की जलधारा। और ए से रख सकते हैं एंटीलीज जलधारा। और मॉस से रख सकते हैं मेडागास्कर। तो ये सभी जो गर्म जलधारा थे दोस्तों जो हमने देख लिया। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। इनको समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं दोस्तों, इनको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है AT और होता है GC। देखिए ए से हुआ एडेनिन और टी से हुआ थायमिन, जी से हुआ ग्वानिन और सी से हुआ साइटोसाइन। तो प्रश्न पूछता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच जो कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो ये डबल हाइड्रोजन बंद हो जाएंगे। पूछेगा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो 3 बंद हो जाएंगे। और प्रश्न जो पूछता है ये डीएनए का था दोस्तों, डीएनए का स्ट्रक्चर था। डीएनए डबल हेलिक्स होता है दोस्तों, डीएनए का जो डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं। अब बात रहा कि आरएनए आपको बनाना है दोस्तों, तो थायमिन की जगह पर सिर्फ यूरोसिल जोड़ दीजिए, थायमिन की जगह पर यूरोसिल को डाल दीजिएगा, यूरेसिल, तो ये हो जाएगा आरएनए बन जाएगा दोस्तों, या आरएनए बन जाएगा। तो ये था कुछ प्रश्न। अब प्रश्न बनते हैं कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए वाटसन एवं क्रिक ने दिया। हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था दोस्तों।
और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती हैं, तो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि कौन सा जो पदार्थ पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व बोले दोस्तों, तो सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन हो जाएंगे। अब इनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ ही लेते हैं। तो आइए इनको कॉपी में देख लेते हैं इनका ट्रिक क्या है। तो बृहद सूक्ष्म पोषक बृहद तत्व देख लेते हैं, बृहद तत्व देख लेते हैं दोस्तों। बृहद तत्व का क्या ट्रिक है, बृहद का जो ट्रिक हमने बनाया है वो है दोस्तों कौन CHO एंड कौन पर्वत से कब, कौन पर्वत से कब मांगा कैल्शियम, मांगा कैल्शियम। ये बृहद पोषक तत्व है दोस्तों। और एक सूक्ष्म पोषक तत्व ले लेते हैं, इनका पहले देख लेते हैं क्या हुआ। C से हो गया कार्बन दोस्तों, S से हो गया हाइड्रोजन, O से हो गया ऑक्सीजन, N से हो गया नाइट्रोजन। अब पर्वत से आप याद रख सकते हैं दोस्तों फास्फोरस, फास्फोरस। C से आप सोडियम याद रख सकते हैं दोस्तों, सोडियम याद रख सकते हैं। कैसे आप पोटेशियम याद रख सकते हैं, पोटेशियम। B से आप याद रख सकते हैं पोटेशियम हो गया कब से। और M से आप मैग्नीज याद रख सकते हैं, मैग्नीज। और याद रख सकते हैं कैल्शियम से, कैल्शियम तो हो ही गया दोस्तों। ये बृहद पोषक तत्व। आप सूक्ष्म पोषक तत्व की ट्रिक देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की क्या ट्रिक है, तो सूक्ष्म पोषक की ट्रिक जो है फिर कल मन मोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गए, नीचे कुचल गई। आप देखिए इनका क्या होगा। F से क्या हो जाएगा दोस्तों, F से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, मन से हो जाएगा मैग्नीशियम, मोहन से मोलिब्डेनियम, और जिंक से जिंक हो जाएगा दोस्तों, बस से बोरोन हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में था, तो उधर बोरोन था। और नीचे निकल हो जाएगा दोस्तों। और कुचल से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुचल आई थिंक जो साइलेंट है दोस्तों, नीचे से कुचल से आप कॉपर याद रख सकते हैं दोस्तों, कॉपर। गई जो साइलेंट है दोस्तों, गई जो साइलेंट है। तो ये थे बृहद पोषक तत्व के ट्रिक और सूक्ष्म पोषक तत्व के ट्रिक। भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों थ्रोम्बिन का क्या काम है, इसका तो पहले जिक्र कर दिया रक्त को जमाने में। प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रीतिजर पुरस्कार जो दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और ये था तो प्रीतिजर पुरस्कार। और पूछेगा कि प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत जो कब हुआ था दोस्तों, तो प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत हमको देख लेते हैं दोस्तों, कब हुआ था प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत। प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत आई थिंक प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत 1900, प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत जो दोस्तों 1979 में हुआ था। आई थिंक 1979 में हुआ था दोस्तों प्रीतिजर पुरस्कार की शुरुआत जो दोस्तों। और प्रीतिजर पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे, प्रीतिजर पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय दोस्तों, प्रथम भारतीय जो हो जाएगा बालकृष्ण दोषी हो जाएगा, बालकृष्ण दोषी हो जाएगा। और जो एक पुलितजर पुरस्कार प्राप्त करता है, पुलितजर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों, ये पुलितजर पुरस्कार की शुरुआत हो जाएगा 1917 में दोस्तों, 1917 में हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ प्रश्न। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत की जो शुद्ध दक्षिणी पहाड़ी कौन है, प्रश्न आपको दिख नहीं होंगे दोस्तों। इसी तरह एडजस्ट कीजिए, हम अगले अंत में वीडियो को सीधा पुस्तक को सीधा कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारत की शुद्ध दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है, ये कार्बन की पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों। और नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची छोटी, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। उनको देख लेते हैं, उनको जो कॉपी में ही देख लेते हैं दोस्तों, कॉपी में ही देख लेते हैं उनको। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो हट ही जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न में था कि नीलगिरी ना दोस्तों, तो नीलगिरी से जो नीलगिरी पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाने का काम जो नीलगिरी करती है, पश्चिमी घाट को यहाँ से मैप बना देते हैं दोस्तों, इंडिया का मैप हुआ तो ये पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट यहाँ जो मिलाने का काम करता है नीलगिरी करता है। नीलगिरी मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित। और पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कौन हो जाएगा, तो नीलगिरी हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी की चोटी जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा वो डोडा बेटा हो जाएगा, डोडा बेटा। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और कुछ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई केरल में, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी हो जाएगा दोस्तों, अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है दोस्तों। और डोडा बेटा की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है दोस्तों। तो पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी हो जाएगी, अन्नामुड़ी जो है किसकी ऊंची चोटी जो अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है। और तो ये प्रश्न था दोस्तों। और पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, वो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। और पूछे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी अन्नाईमुड़ी हो जाएगी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी पूछे तो अन्नाईमुड़ी हुई हो जाएगी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नल्लामला पढ़ाई जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों, इसका जो सबसे ऊंची चोटी जो सतकुंजा हो जाएगा, सतकुंजा। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम पर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकती है। तो ये 44वां संविधान संशोधन
1978 के दौरान ही किया गया था दोस्तों, क्योंकि सर्वप्रथम जो 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए थे बिना परमिशन के। उस समय जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाए गए थे उस समय जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों। तो इसीलिए संविधान में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि यदि आप राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो पहले आपको मंत्रिमंडल में लिखित सिफारिश देना होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ था, 78वां जो 1998 में हुआ था दोस्तों। तो ये था कुछ संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कार्य को जोड़े गए थे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है कानूनी अधिकार कर दिया दोस्तों, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया। तो आइए अब नाबार्ड की स्थापना की समिति की संस्कृति, नाबार्ड की स्थापना जो की समिति की संस्कृति, नाबार्ड की स्थापना जो सिविल समिति की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 में किया गया था दोस्तों। और नरसिम्हन समिति से समझ लेते हैं कि सेबी की स्थापना जो है, और नाबार्ड के जो मुख्यालय जो है मुंबई में दोस्तों, मुंबई में। सेबी की स्थापना जो है एक्ट था 1988, परंतु जो इसे लागू किया गया 1992 के तहत किया गया था दोस्तों। भागवती जो है भारत की जो बेरोजगारी से संबंधित है, भागवती समिति जो है भारत की जो है बेरोजगारी से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रीय समिति की स्थापना करें, राष्ट्रीय समिति जो 1991 में किया गया था। राष्ट्रीय समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। और कई समितियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आप यदि याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे सरकारिया आयोग का संबंध पूछे, हम बोल दे रहे समिति दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। पूछे कि चलिया समिति जो कर सुधार से संबंधित था। सरकारी आय समिति पूछे तो केंद्र से संबंधित था। पूछे आयोग पूछे तो केंद्र से संबंधित था। स्वामीनाथन समिति पूछे तो जनसंख्या समिति से संबंधित था। जानकी रमन पूछे तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित समिति था। विजय कैकर समिति पूछे तो जीएसटी पैसे से संबंधित था। कस्तूरी रंगन समिति पूछे तो नई शिक्षा नीति से संबंधित था। गोयप्रिया समिति पूछे तो बैंकिंग सुधार से संबंधित था। इंद्रधनुष समिति पूछे तो बैंकिंग पुनर्रचना से संबंधित था। भंडारी समिति पूछे ग्रामीण बैंक की पुनर्रचना से संबंधित था। महाजन समिति पूछे चीनी घोटाले से संबंधित था। और लाकड़वाड़ और तेंदुलकर समिति और श्रीरंगराजन समिति पूछे तो गरीबी से संबंधित था। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट जो स्थापना जो पूछते हैं सरकारी आयोग की स्थापना जो 1983 में किया गया था दोस्तों। लिखने का तो स्पेस नहीं, हम बोल दे रहे हैं सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किया गया था। और पूंछी आयोग की पूछे तो 2007 में हो जाएगा। पूंछी आयोग की गठन जो 2007 में किया गया था। और पूछता है दोस्तों रेखीय समिति जो अप्रत्यक्ष कर से है, और वांछू समिति जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां था दोस्तों जो हमने आपको बोला। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सुमेलित को मिलाना है। बालू मक्खी जो काला जार एक अपोर देखिए, एक अपोर ऑप्शन देखिए कहाँ है दोस्तों, बी में है। एक अपोर एक ही को में है दोस्तों। तो मैं इसका बालू मक्खी जो होता है काला जार के कारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलेरिया फैलता है दोस्तों। और घरेलू मक्खी से हैजा फैलता है। और मलेरिया जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर। डेंगू जो है एजिप्ट मच्छर से फैलता है दोस्तों। यहाँ याद रख सकते हैं डेंगू एजिप्ट मच्छर से जो फैलता है दोस्तों, एजिप्ट। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो श्वेत विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1858 से लेकर 59 तक हुआ था तो श्वेत विद्रोह। और श्वेत विद्रोह जो हुआ था ये दोस्तों, श्वेत विद्रोह जो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था दोस्तों, लॉर्ड रिपन के समय जो श्वेत विद्रोह हुआ था। इनमें यह बोला गया था कि श्वेत विद्रोह से जो असंतुष्ट थे भारत के लोग, ऐसे कुछ थे दोस्तों श्वेत विद्रोह में। अगला प्रश्न लेते कांग्रेसी नेता द्वारा जो मोदी की छमछोट रिपोर्ट की निंदा करने के नरम पतियों में नई पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी की जो गठन किया गया था? ये तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना से किया था दोस्तों। 35 का जो हो जाएगा 35 का वैसी हो जाएगा इंडियन नेशनल रिबल फेडरेशन की स्थापना किया था दोस्तों। अब आइए काफ़ी इसमें निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस निरस्त जो लॉर्ड रिपन किया था दोस्तों। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लाया था वो लिटन लाया था दोस्तों। लिटन भारी खच्चर था। लिटन जो है, लिटन का कार्यकाल अगर देखें तो 1876 से लेकर 1880 तक था। लॉर्ड लिटन ने जो आर्म्स एक्ट को लाया था दोस्तों। आर्म्स एक्ट को जो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह था कि दोस्तों कि भारत के जितने भी भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र को छाप रहे थे तो उस पर ये रोक लगा दिए थे। ये कह रहे थे कि आप अंग्रेजी भाषा में जो है सिर्फ समाचार पत्र को छाप सकते हैं, और भारतीय भाषा में समाचार पत्र को इसलिए नहीं छाप दे रहे थे क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होने वाले थे उससे जो समाचार पत्र को जो काफ़ी पढ़ कर जो है क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे दोस्तों। इसलिए सोच रहे थे कि ये क्रांतिकारी अपना जो है एक अलग ही नेतृत्व करेगा और हम लोगों का विरोध करेगा, इसीलिए वो समाचार पत्र को ही बंद कर दिया था। परंतु एक समाचार पत्र था जो रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर लिया था, वो अमृत बाजार लाल पत्रिका थे दोस्तों। उसका जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे दोस्तों। और पूछे कि पहला समाचार पत्र जो है भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा जो है 1780 में चलाया गया था दोस्तों। वो बंगाल गजट था दोस्तों। वो क्या था? बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो कौन सा समाचार पत्र जो समर्थन किया था तो वो पायनियर था दोस्तों। पायनियर इन्होंने जो वर्नाकुलर एक्ट को जो समर्थन किया था, समर्थन इसलिए किया था क्योंकि पायनियर जो है अंग्रेजी भाषा में जो छपने वाले समाचार पत्र थे दोस्तों। और पूछेगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र देखे तो उदंड मार्तंड थे दोस्तों। उदंड मार्तंड जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। और उदंड मार्तंड की रचना जो किया था वो पंडित जुगल किशोर किया था। पंडित जुगल किशोर किया था दोस्तों। तो ये था समाचार पत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और लॉर्ड रिपन को जो है सज्जन रिपन कहा गया था दोस्तों। और सज्जन रिपन जो कहा था ये क्या था सरोजिनी नायडू ने कहा था दोस्तों। तो आइए लॉर्ड कर्जन से याद रख सकते हैं कि इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 में था। रेलवे विभाग की स्थापना जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और डफरिन से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उस समय जो वायसराय जो लॉर्ड डफरिन ही था दोस्तों। और लॉर्ड हार्डिंग से आप याद रख सकते हैं कि
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप यह याद रख सकते हैं कि बंगाल विभाजन को जरा जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही किया था दोस्तों। इसका जो कार्यकाल था 1911 से लेकर 1916 से लेकर जो 1916 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और लॉर्ड रिपन से आप यह भी याद रख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है दोस्तों। रामोसी आंदोलन जो है रामोसी आंदोलन भारत के जो किस भाग में, तो ये पश्चिमी तटीय पर जो है ये आंदोलन था मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र में। रामोसी के जो नेता थे दोस्तों, रामोसी विद्रोह के जो नेता थे वो चित्तर सिंह थे दोस्तों, चित्तर सिंह थे। और रामोसी विद्रोह जो 1928 के आसपास चला था, 1828 के आसपास चला था दोस्तों। और आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी तट पर आप याद रख सकते हैं कि एक पश्चिमी तट पर हुआ था मालाबार तट पर जो हुआ था दोस्तों, जो केरल में स्थित है। और मोपला विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, और इसके नेता जो है अली मुसलियार थे दोस्तों, अली मुसलियार थे दोस्तों। तो मोपला विद्रोह 1921 के जो केरल के मालाबार तट पर हुआ था दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों। रोलेट एक्ट पर विचार के लिए जो कांग्रेस का जो है किस विशेष का अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? विशेष अधिवेशन तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे दोस्तों ने। 1900 विशेष अधिवेशन ये जो 1920 में ही बुलाया गया था, ये जो बुलाया गया था दोस्तों ये नागपुर अधिवेशन है। और एक था कलकत्ता अधिवेशन। तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 का हसन इमाम हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, रोलेट एक्ट करना था वार्षिक अधिवेशन वो बोलता तो ये होता 1920 में जो नागपुर अधिवेशन और एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों। यहाँ पूछा कि रोलेट एक्ट पर विचार के लिए जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो ये हसन इमाम ने बुलाया था दोस्तों। नेहरू से आप याद रखते हैं कि नेहरू भी जो कांग्रेस के जो 3 बार अध्यक्ष किया था, 1896, 1886, 1886, 1893 और 1906। कांग्रेस के जो 3 बार पंडित नेहरू जो अध्यक्षता किया था दोस्तों। तैमूरलंग आक्रमण जो भारत पर कब किया था? तो तैमूरलंग भारत पर जो आक्रमण किया था 1398 में किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तैमूरलंग का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, धन को लूटना था, धन लूटना। और जितने भी प्रांत थे उसको ध्वस्त करना, और इसका यही उद्देश्य था दोस्तों। 40वां प्रश्न पढ़िए दोस्तों। 40वां प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से जो घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? तो घोड़े की मृण मूर्तियां जो मिली है दोस्तों, वो कहाँ से मिला है? तो ये रंगपुर हो जाएगा दोस्तों। रंगपुर जो कहाँ स्थित है? जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात में। यहीं से धान की जो भूसी मिला था दोस्तों, धान की भूसी, या कह सकते हैं कि चावल का साज। सुरकुर्ता बंदरगाह था दोस्तों, यहाँ से जो है घोड़ा का साज मिला दोस्तों सुरकुर्ता से। कालीबंगा से आप याद रखते हैं कि जुते हुए खेत में कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं अग्निकुंड बनावली से आप रख सकते हैं। बनावली जो हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, गगन नदी के किनारे बनावली जो है, बनावली जो ये भी जो है बनावली जो गगन नदी के किनारे ही दोस्तों है। बनावली से आप रख सकते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, मट्टी के हल्का साक्ष्य जो है, मट्टी के हल्का साक्ष्य जो बनावली से ही मिले हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न बोलता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में जो सोम देवता किसे समझते? सोम देवता जो था दोस्तों, ये हो जाएगा वनस्पति का देवता। सोम देवता जो था दोस्तों, ये वनस्पति का देवता। यज्ञ के देवता से आप याद प्रकाश, तूफान का देवता तो मारुत हो जाएंगे दोस्तों, तूफान का देवता मारुत हो जाएंगे। अब जो कुछ महत्वपूर्ण देवता थे उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। और सोम देवता का चर्चा जो है ऋग्वेद के जो है 9वां मंडल में देखने को मिलता है। 9वां मंडल में जो है देखने को मिलता है सोम देवता का चर्चा। अगर पूछे कि वर्षा, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ दिख रहा है आपको वर्षा या युद्ध या पुरंदर के देवता बोले तो इंद्र की चर्चा जो ऋग्वेद में जो है, इंद्र की चर्चा जो ऋग्वेद में कितने बार में देखने को मिलता है? 300 बार। और वही विष्णु का जो 250 बार, विष्णु का जो है चर्चा जो है 250 बार देखने को मिलता है ऋग्वेद में। और कुछ ऋतुओं का देवता यहाँ लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट में। ऋतुओं का देवता जो हो जाएगा वरुण हो जाएगा दोस्तों। ऋतुओं का देवता कौन हो जाएगा? वरुण। आकाश का देवता पूछे तो ये हो जाएगा धौ। और पूछे कि तूफान का देवता तो मारुत हो जाएगा दोस्तों। और प्रकाश का देवता पूछा तो प्रकाश का देवता को आप सावित्री बोल सकते हैं, सावित्री। इसकी चर्चा ऋग्वेद के जो 3रा मंडल में है दोस्तों। और आप याद विपत्ति का देवता जो है, विपत्ति का देवता जो पुरुष शनि विपत्ति का देवता हो जाएगा दोस्तों। और कुछ सृजनकर्ता के देवता सृजनकर्ता का देवता कोई हो जाएगा तो ये प्रजापति हो जाएगा दोस्तों, प्रजापति। और उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक के स्थान पर जो है इंद्र भगवान के स्थान पर जो प्रजापति स्थान ले लिए थे दोस्तों। तो ये था। अब आइए अगला प्रश्न। जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं दोस्तों। और दूसरा अजितनाथ थे। और तीसरा जो संभवनाथ थे। और संभवनाथ के जो प्रतीक पूछे तो दोस्तों ये घोड़ा हो जाएंगे। संभवनाथ के जो प्रतीक जो घोड़ा हो जाएंगे। अजितनाथ की जो प्रतीक पूछे तो ये हाथी हो जाएंगे। और ये जो है दूसरा तीर्थंकर है दोस्तों, ये दूसरा आदित्यनाथ को ऋषभदेव कहते हैं। ये पहला तीर्थंकर, इसका जो प्रतीक हो जाएगा इसका ऋषभ हो जाएगा। और नेमिनाथ जो है ये जो है नेमिनाथ जो 19वां हो जाएगा दोस्तों, नेमिनाथ जो 19वां हो जाएगा। अब रहा बात कि और यहाँ से जो 24 तीर्थंकर टोटल थे, लेकिन 24 तीर्थंकर उतना महत्वपूर्ण याद नहीं रह सकते दोस्तों। तो इसको आप याद रखिए, जो हम बता देते हैं लास्ट से जो 3 और शुरू से जो 3। तो जैसे कि संभावना तो बोले पार्श्वनाथ पहले जान लीजिए। पार्श्वनाथ ये तैसमा था। और इनका जो प्रतीक जो था इसका वृषभ था दोस्तों, वृषभ। पार्श्वनाथ का जो था सांप था दोस्तों, सांप था। और आप 22वां याद रख सकते हैं अरिस्टिनेमी, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों।
यहाँ लिख देते हैं 22वां, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा दोस्तों, यहाँ लिखते हैं। और 22वां जो था अरिस्टिनेमी था। और अरिस्टिनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, अरिस्टिनेमी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो संघ था। यहाँ दिख रहा है दोस्तों, हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और 24वां पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो शेर था। 24वां महावीर स्वामी, शेर ली दे रहे डाटा पूछेगा महावीर स्वामी। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछते हैं उनके प्रतीक चिन्ह से, और उसका क्रम भी पूछ लेते हैं एक बार और याद करा देते हैं दोस्तों। जैन धर्म के जो संस्थापक बोले तो ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहते हैं। और दूसरा तीर्थंकर जो अजितनाथ का जो प्रतीक जो हाथी था। और तीसरा जो था दोस्तों, तीसरा जो संभवनाथ थे, और संभवनाथ के जो प्रतीक वो घोड़ा थे दोस्तों। और नेमिनाथ जो मल्लीनाथ 19वां था दोस्तों, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, मल्लीनाथ जो 19वां था दोस्तों, उसमें कन्फर्म नहीं दोस्तों। और 22वां तीर्थंकर जो है अरिस्टिनेमी हो जाएगा। 22वां तीर्थंकर अरिस्टिनेमी हो जाएगा। और उनका जो प्रतीक चिन्ह था, उनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों 22वां का अरिस्टिनेमी का हाथी हो जाएगा। और 23वां का जो पारसनाथ उनका जो प्रतीक चिन्ह सांप हो जाएगा। 24वां का जो महावीर स्वामी थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह जो सांप था दोस्तों। तो ये जैन तीर्थंकर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किया। अब अगला प्रश्न को लेते हैं, समय काफी लंबा हो गया दोस्तों। किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि आदि खालसा भूमि, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्तों। 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दीवान मुस्तखराज की स्थापना किया था। दीवान ए मुस्तखराज जो था, दीवान मुस्तखराज भी विभाग से संबंधित था दोस्तों, भी विभाग से संबंधित था। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो नहरों का निर्माण सर्वप्रथम करवाया था दोस्तों, नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे विद्वान व्यक्ति था दोस्तों, उन्हें पगला भाषा भी कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है स्थापना किया था दोस्तों दीवान ए कोई जो है कृषि विभाग से संबंधित था दोस्तों, कृषि विभाग से। फिरोज शाह तुगलक पूर्ण रूप से जो नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण। आइए अब पुस्तक देख लेते हैं, अगला क्या है। तबकाती नासिर के लेखक कौन थे? तबकाती नामी नवज सुराजी जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अलबरूनी साहब रख सकते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक के अलबरूनी कहती है। बनी साहब रख सकते हैं। तारीख फिरोज शाही। समय काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, शॉर्ट में खींच रहे हैं। और पूछ लेगा कि तारीख मुबारक शाही, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, मुबारक शाही। तो हम इसको ऐसे याद रखें, तो कन्फ्यूजन होता है तारीख मुबारक शाही और तारीख फिरोज शाही में। तो तारीख शाही से हम ऐसे याद रखें कि जा फिरोज जी ले, तो फिरोज से फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही और तारीख फिरोज शाही। और इसका जो रचना किया था जियाउद्दीन बनी ने किया था, जा फिरोज जी ले। तो इसको ऐसे रखें, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बनी, जियाउद्दीन बनी। और मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही साहब लिखिए मुबारक हो सर, तो अहिया बिन सर हिंदी, लास्ट का नाम याद रखिए, सर हिंदी। तारीख मुबारक शाही पूछे तो अहिया बिन सर हिंदी, मुबारक हो सर से सर हिंदी, मुबारक से मुबारक शाही। तारीख फिरोज शाही से फिरोज जी ले से जियाउद्दीन बनी। तो ये था प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया था? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। अब 40वां, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। और ये पूछे विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर पूछे दोस्तों, मोटर पूछे तो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 100 वाट के बल्ब 30 घंटे जलाए जाते हैं, तो प्रति यूनिट का जो फॉर्मूला निकालने का जो यूनिट का जो फॉर्मूला दोस्तों PhD/1000, P से देखिए क्या हुआ, पावर 100 वाट है तो 100 वाट दिए। और DH से क्या हुआ, घंटा, ऐसे घंटा हुआ क्या, 10 घंटा। और D से क्या हुआ, डे, तो 1 दिन हुआ दोस्तों, 1 दिन/1000। तो 2 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, बचा क्या, 1 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का 1 यूनिट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, कार्बन 10 का प्रयोग जो है उम्र निर्धारण में जो कार्बन 10 का प्रयोग जीवाश्म आयु का पता लगाने में जो कार्बन 10 का प्रयोग करते हैं। कार्बन जीवाश्म को इंग्लिश में जो फॉसिल्स कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जो है और पृथ्वी और चट्टानों के आयु जो यूरेनियम विधि से निकालते हैं, यूरेनियम की विधि से जांच करते हैं दोस्तों। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग से जो है पृथ्वी के चट्टानों और पृथ्वी के वृक्षों के जो बलियों को गिनकर जो है आयु का पता लगाते हैं दोस्तों। अब अगला पढ़ेंगे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यूनियन से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में जो पहला स्थान है? तो ये चीन हो जाएगा। पी क्रय शक्ति यानी पी परचेजिंग प्रायोरिटी ऐसे कुछ होता है दोस्तों, बोलिए PPP। इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास जो सर्वोच्च रखा गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों 1992 से 1997 का जो इसका टाइम पीरियड रहा था। और जवाहर योजना पूछे, PM जवाहर योजना बोले तो 1993 में। और 9वीं का जो 1997 से 2002 रहा है। और 10वीं का 2002 से 2007 2007 रहा है दोस्तों। और 10वीं में जो प्रति व्यक्ति आगे इसका लक्ष्य रखा था, प्रति व्यक्ति दोगुना हुआ, प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुना, इनका जो मुख्य लक्ष्य था। और 8वां जो मानव को संसाधन के विकास के रूप में 11वीं में जो सतत विकास पर जोर दिया गया था दोस्तों। तो ये था पंचवर्षीय योजना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो 8वें का मानव का संसाधन प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और जवाहर योजना पूछे तो 1983 दोस्तों, जवाहर योजना पूछे तो 1989 होगा दोस्तों, जवाहर योजना 1989। और PM जवाहर योजना पूछे तो ये 1993 हो जाएगा दोस्तों। और पूछे कि इंदिरा आवास जो है 1983, इंदिरा आवास जो 1983 पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना, तो आप डेट याद रखिएगा, 1980 से 85 लेकर जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो इनका गठन किया गया था दोस्तों।
पंचवर्षीय योजना आप याद रख सकते हैं 1951 से 56 से पहला था, दूसरा 56 से 62 ऐसे करके 55 साल करके याद रख सकते हैं दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, 11वीं का सतत विकास था। तो आइए ये 50% का डिस्कस मैंने कर दिया दोस्तों, काफ़ी समय हो गया दोस्तों, डिस्कस भी तो अच्छी तरीके से किया हूँ दोस्तों, समय काफ़ी लगा तो क्या दिक्कत है। अब आइए स्मरणीय तत्व देख लेते हैं। स्मरणीय तत्व जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी जो है फिरोज शाह तुगलक थे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में जो फिरोज शाह तुगलक जो प्रथम शासक था जिसने जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार राज्याभिषेक मार्च 1351 में जो है ठट्ठा और दूसरी जो है 12 अगस्त 1351 दिल्ली में हुआ था। खलीफा द्वारा जो कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय जो प्रमुख चार कर थे खराज, खून से जजिया, जकात, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला जो पहले मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ही थे दोस्तों। इनके शासनकाल में एक नए सिंचाई कर विभाग की स्थापना 110 पर था। इनके सुल्तान की सिंचाई 5 बड़ी नहरों का निर्माण जो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने जो दासों की देखभाल के लिए जो दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की जो सहायता के लिए जो दीवाने खैरात की स्थापना किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित जो अध्यायम बिख नमक सिक्का जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसने अपनी आत्मकथा फतवाती व्यवसाय लिखा था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु जो 1388 में हो गया था। सल्तनत काल में जो उधार दिए गए धानी सब रखने वाले कुछ जो मजूमदार कहते थे दोस्तों। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के जो समय तैमूर का जो आक्रमण हुआ था। अब देख लेते हैं इनका जो दीवाने अर्जी जो है बलबन ने क्या था जो है दीवाने अर्जी जो वित्त विभाग से संबंधित है दोस्तों। दीवाने मुस्करा जो है वित्त विभाग से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने को जो कृषि विभाग से, दीवाने खराज जो है धान विभाग से संबंधित। दीवाने बंदगान जो है दाल विभाग से संबंधित था। दीवाने इस्तिखार जो फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिखार जो है पत्राचार विभाग से संबंधित है दोस्तों। ये था स्मरणीय तत्व। आज का सफर यहीं तक रहा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आज से ही जो अंतिम 1 माह बचा है मद्य निषेध पुलिस को टारगेट करते हुए मैंने इसका स्ट्रेटेजी वीडियो भी जो है अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखें, जरूर जाकर देखें। और आज जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और प्राचीन इतिहास सब्जेक्टिव पढ़ लेने के बाद MCQ प्रश्न लगाएंगे दोस्तों। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। जो भी छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो उसको छोटे भाई और बड़े भाई समझकर जो है क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।